ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री जो है वो 2023 एंड 2024 सेशन को जो है वो आज हम उसकी फ़र्स्ट क्लास से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहली बात जो आज मैं और डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर या इस लेक्चर के अंदर कि सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की जो न्यू बुक आ रही है ना, उसके हवाले से मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स के जहन में शक व शुबहात हैं ऑल ओवर कराची, और वो सब के सब भी यही चाहते हैं कि मैं उनको बता सकूँ कि लाइक कि बुक कौन सी आने वाली है, उसके क्या कंटेंट्स हैं, क्या कुछ होगा उसके अंदर, चूँकि अब तक बुक किसी की नज़रों से गुजरी नहीं है। दैट्स वाई स्टूडेंट्स इसके बारे में नहीं जानते कि बुक्स में क्या चीज़ है, क्या नहीं है, कौन सी न्यू बुक है। चूँकि जो बुक्स फर्स्ट ईयर में आपके पास जो है वो चेंज हुई थी, तो सेकेंड ईयर में लाजमी वो सारी बुक्स चेंज हो रही हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपकी जो केमिस्ट्री चेंज हुई थी, तो 100% वो सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री चेंज होनी है। इस तरह इंग्लिश आपकी फर्स्ट ईयर में चेंज हुई थी, तो 100% सेकेंड ईयर में चेंज होनी है। ठीक है, तो दोनों बुक्स लाजमी चेंज हो रही हैं। जो मेरे दोनों सब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों सब्जेक्ट्स चेंज हो रहे हैं सेकेंड ईयर के अंदर। ठीक है, अब फिज़िक्स के बारे में ये है कि वो फर्स्ट ईयर में चूँकि चेंज नहीं हुई थी, तो वो सेकेंड ईयर में चेंज नहीं होगी, वो पुरानी चलेगी। हाँ, फर्स्ट ईयर वालों के लिए न्यू बुक 100% आ रही है इस साल फिज़िक्स की। 2 चैप्टर्स भी उसके आ गए PDF में। तो कहने का मकसद है कि लाइक जो सब्जेक्ट्स हैं डन है, जो मुझे पता है वो तो ये है कि भाई लाइक केमिस्ट्री और जो है इंग्लिश तो लाजमी चेंज हो ही रही है, और उसकी बुक्स मुझे पता है पब्लिश हो रही है, छप रही है, अभी वो आ जाएगी मार्केट में, मतलब ठीक है। तो इसकी जो बुक है, न्यू बुक है, वो अभी फ़िलहाल आपको नहीं मिलेगी, ना उसका PDF है, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, अभी उसका कोई चैप्टर नहीं मिलेगा। तो ये जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2023 को मार्केट्स में आएगी, उर्दू बाज़ार में, इसके अलावा डिफरेंट और कराची के बुक स्टॉल्स में आ जाएगी। मतलब अगस्त में आपको चक्कर लगा के फ़ायदा नहीं है मार्केटों का, ये आएगी आके सितंबर की पहले हफ्ते में, और पहली तारीख को भी आ सकती है, 7वीं तारीख को भी आ सकती है। इस बीच में से अगस्त में नहीं आने वाली है बुक। ठीक है, इंग्लिश की बुक अगस्त में आ जाएगी, लेकिन केमिस्ट्री की सितंबर में ही आएगी। ठीक है, जो उसको काफ़ी लेट कंप्लीट किया गया उसकी राइटिंग को, दैट्स वाई। तो 12 चैप्टर्स हैं बेटा, सेम फर्स्ट ईयर की तरह। फर्स्ट ईयर में भी 12 चैप्टर्स हैं, सेकेंड ईयर में भी 12 चैप्टर्स हैं। अब चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक हमने किस में पढ़ लिया? फर्स्ट ईयर में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक याद करें हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के साथ हम एंड पे हम गए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक। ठीक है, और अब चैप्टर 13 से लेकर चैप्टर 25 तक हम यहाँ पढ़ेंगे। तो टोटल 25 चैप्टर हमें पूरे 2 साल में पढ़ने थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ने 12 चैप्टर्स यहाँ पे पढ़ लें, चैप्टर 13 से लेकर चैप्टर 25 तक हम यहाँ पर इसके अंदर हम यहाँ पर इसमें पढ़ेंगे। और ये सेम एज़ FTB, और ये बिल्कुल FTB की तरह ही होगा। ठीक है, और इसका जो पैटर्न है, जो बुक बनाई गई है, चूँकि नेशनल करिकुलम जो आया था ना, तो उसमें ये बात लिखी गई थी कि तमाम चारों सूबों का जो सिलेबस होगा वो सेम होगा। तो ये चीज़ इस तरह फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक्स आनी शुरू हो गई थी, जो उन्होंने 3 साल पहले ही अपना बना लिया था। सिंध बोर्ड ने काफ़ी लेट ये काम स्टार्ट किया, तो लास्ट ईयर से शुरू हुआ। 9-10 की बुक्स चाहे पहले चेंज हुई, और अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की चेंज हुई। तो ये जो बुक है पूरी ना, वो नेशनल करिकुलम के लिहाज से, मतलब चारों सूबों की बुक्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही है, थोड़ा सा माइनर से डिफरेंस है, वरना ओवरऑल सेम है। तो ये FTB के लिहाज से, FTB मतलब होता है फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड। ठीक है, तो FTB इसको हम कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो इस्लामाबाद की बुक्स होती हैं, इससे बेनिफिट क्या होता है इस कॉमन सिलेबस का? एंटी टेस्ट में हमारे स्टूडेंट्स जो पहले फंसा करते थे, अब वो नहीं फंसेंगे। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री पढ़ी है, वो आप लोगों ने पढ़ी है FTB की वाली बुक है, वो फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग थी पूरी। सेकेंड ईयर में भी फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि अगर आप कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी टेस्ट देंगे जहाँ पर फेडरल से चीज़ें आती हैं, जैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अगर नस्ट का टेस्ट देंगे, तो नस्ट के जो टेस्ट होता है उसके अंदर जो है वो फेडरल बोर्ड की चीज़ें आ रही होती हैं। बिल्कुल इसी तरह से, और अगर इस्लामाबाद की किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट आप देना चाहते हैं, जैसे पियास है या कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है या GIK है, तो इनका टेस्ट अगर आप देंगे तो फिर वहाँ पे भी क्या होता है लाइक के जो है वो फेडरल से आ रहा होता है, तो हमारे बच्चे नहीं दे पाते हैं। लेकिन अब चूँकि कराची का बोर्ड फेडरल जैसा है, तो आप दे पाएंगे। इस तरह से जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो MD कैट का जो टेस्ट होता है, जो सिलेबस बना होता है PMDC का, वो बना होता है, वो भी जो है वो फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग सिलेबस बना होता है। जो हमारे कराची के सिलेबस से जो है वो मेल नहीं खाता है, वो कोलैप्स करता है। ठीक है, तो लेकिन अब क्या होगा कि जब हमने बुक्स वैसी बना दी हैं, तो अब हम MD कैट के लिए, पहले होता था ना हमारे बच्चे सिंध बोर्ड भी पढ़ते थे, पंजाब बोर्ड भी पढ़ते थे, फेडरल बोर्ड भी पढ़ते थे, लेकिन अब क्या होगा, सिर्फ सिंध बोर्ड की बुक ही पढ़ के सारा कुछ हो जाएगा। तो ये एक तरह से आसानी, शुरू की मेहनत है। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट टाइम में भी आपको पता था कि 8 चैप्टर्स होते थे, लेकिन 8 की बजाय हमने 12 पढ़ने पड़े, 4 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ा। लेकिन इसी तरह से अब जो हमारा सेकेंड ईयर है, इसमें पहले 11 चैप्टर्स थे पुरानी बुक के अंदर, लेकिन अब हमें 12 चैप्टर पढ़ने हैं।
तो अगरचे एक एक्स्ट्रा चैप्टर आया है, लेकिन फ़ायदा ये हुआ है कि आपकी जो बुक है वो टोटल फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग हो गई है। सही है, तो इस चीज़ के बारे में हम देखेंगे बेटा। तो टोटल हमारे पास जो है वो इसमें 12 चैप्टर्स हैं और फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग ये बुक है, ठीक है, ईजिली। अब चूँकि फेडरल बोर्ड में पढ़ाता रहा हूँ एप्टीट्यूड के लिए अक्सर, तो इसलिए मुझे पता है इस चीज़ के हवाले से, और इसकी और कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी मुझे नहीं लग रही इसको देखते हुए, चूँकि ये सब हमने एंटी टेस्ट वगैरह में पढ़ाते हैं हम ये बच्चों को, ठीक है, सारी चीज़ें। हाँ, वो टीचर जो सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को पढ़ाते हैं, जिन्होंने एंटी टेस्ट नहीं पढ़ाया होता, तो उनके लिए मसला होता है, क्योंकि न्यू बुक जब आती है तो वो उनके लिए परेशानी का बाइस होता है, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। और हमने एंटी टेस्ट में चूँकि मेहनत की भी होती है बच्चों के साथ, तो हमें आता ही है सारी चीज़ें, ठीक है। तो चैप्टर 13 सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सारे चैप्टर्स के नेम मैं बताता हूँ आपको। इसके जो मेन है ना, दो पोर्शंस में ये समझो, ये जो है बुक डिवाइड हुई है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये दो इसकी मेन पोर्शंस है, बाकी छोटे छोटे और पोर्शंस हैं। तो सबसे मेन इसका पोर्शन 2 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा पोर्शन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। 2 चैप्टर जो हैं उसके अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, बाकी अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग चैप्टर्स वहाँ पर 22 से 25 तक पढ़े हुए हैं। चैप्टर 13 और 14 ये बेटा ये एक ताल्लुक़ रखता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जिसमें कार्बन की स्टडी नहीं करते हैं, कार्बन के अलावा बाकी एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं, दैट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 13 और चैप्टर 14। चैप्टर 13 है केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हम किसे कहते हैं? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 8 तक के एलिमेंट्स हमारे पास, ग्रुप 1 से लेकर 8 तक के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनकी केमिस्ट्री इनके बारे में पढ़ना है। पुरानी बुक के अंदर से आगे जो मैंने रेड से लिखा हुआ है ना, ये मैंने ओल्ड बुक के चैप्टर्स यहाँ पर डाले हुए कि पुरानी बुक से ये कौन कौन से चैप्टर थे। तो पुरानी बुक में हमारे पास जो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 हुआ करता था, चैप्टर 3 एस ब्लॉक एलिमेंट हुआ करता था और चैप्टर 4 पी ब्लॉक एलिमेंट हुआ करता था। तो इन दोनों को मिलाकर एक चैप्टर बना दिया गया है केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 13 केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, जिसमें दोनों ब्लॉक्स आ गए। इसके अंदर में पढ़ना क्या है, डिटेल में स्टडी करनी है, ग्रुप ट्रेंड्स की स्टडी करनी है कि एक पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम जाते हुए या लेफ्ट से राइट जाते हुए किस तरह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर वेरिएशन आ रही होती है, लाइक एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, हाइड्रेशन एनर्जी। तो क्या इनके अंदर चेंजिंग आ रही होती है टॉप से बॉटम लेफ्ट से राइट जाते हुए, तो ये पढ़ते हैं, ग्रुप ट्रेंड्स कहा जाता है इसको। और इसके अलावा इंडस्ट्री पहले क्या थी बेटा, इन 2 चैप्टर्स के अंदर इंडस्ट्री की भरमार थी। जो मेमोराइजेशन वाले टॉपिक्स थे, रटने वाले टॉपिक्स थे, तो इनकी एक बहुत बड़ी तादाद थी इन चीज़ों की, सब हटा दिया गया उसके अंदर से। रटने वाली चीज़ अक्सर हटा दी गई, कॉन्सेप्चुअल बना दिया गया इसको। वरना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अक्सर रट्टा बेस्ड होती थी, लेकिन इसको थोड़ा सा बेहतर कर दिया, रट्टा से हटाकर थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड हम इसको लेकर आ गए, ठीक है। और उसके अंदर ये है कि जो इंडस्ट्री सिर्फ हमारे पास 2 रह गई है। एक हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन, जिसको आप पढ़ेंगे कास्टनेक-कैलनार्ड सेल के ज़रिए, नेल्सन सेल के ज़रिए, जो आपने क्लास 9-10th में भी पढ़ा था। और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन बाय यूजिंग कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये भी आपने सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ा था। तो ये बस ये 2 इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको हमें डिस्कस करना है कि सल्फ्यूरिक एसिड को कॉन्टैक्ट प्रोसेस से कैसे बनाते हैं, और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग जो है वो कास्टनेक-कैलनार्ड सेल से किस तरह बनाते हैं या नेल्सन सेल से किस तरह बनाते हैं। बाकी और बहुत सारी इंडस्ट्री थी इसके अंदर, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी थी, इसके अंदर हमारे पास सॉल्वे प्रोसेस था सोडियम कार्बोनेट की प्रोडक्शन के लिए, इसमें हमारे पास नाइट्रिक एसिड था, ऑसवाल्ड प्रोसेस, ये सब हटा दिया गया इसके अंदर से, ठीक है। तो बहुत छोटा कर दिया गया इस चैप्टर को। इसके बाद चैप्टर 14 हमारे पास आता है केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपको पता है कि हम, या ट्रांजिशन एलिमेंट्स से बेहतर बल्कि ये है इसका नाम कि केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स 2 होते हैं, एक आउटर होता है, एक इनर होता है। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है बेटा। तो जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको पढ़ा जाता है, उनको कहा जाता है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये हमारा जो है वो है चैप्टर 14। पुरानी बुक के अंदर ये चैप्टर 5 था हमारे पास, इस न्यू बुक के अंदर ये हमारे पास चैप्टर 14 है। इसमें क्या पढ़ेंगे इन चीज़ों के बारे में, जनरल प्रॉपर्टीज इनके पढ़ेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके नोमेनक्लेचर से मुराद होता है नेम रखने का तरीका,
क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम किस तरह लिखे जाते हैं वो पढ़ेंगे, और साथ में मेटलर्जी ऑफ कॉपर के कॉपर को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ज़मीन के अंदर से, ये पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक्स हैं इसके अंदर जो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम तो ये हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया चैप्टर, हमारे पास चैप्टर 13 और चैप्टर 14। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है चैप्टर 15 से। यहाँ से मैंने पूरा इसको कॉलम बना दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पता है कि दिस इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, है ना बेटा। सुना होगा आपने कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन को स्टडी करते हैं, कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी। तो इसमें चैप्टर 15 हमारे पास है, सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड की इंट्रोडक्शन होगी इसके अंदर। चैप्टर 6 हुआ करता था पहले ही हमारे पास पुराने बुक के अंदर, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से, ये वही चैप्टर है। चैप्टर 16 हमारे पास है, दिस इज नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये पूरा अलग चैप्टर बना दिया गया, पहले चैप्टर 6 के अंदर ही होता था ये। लेकिन अब क्या है कि नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेम्स किस तरह लिखे जाते हैं। ये देखो ये था इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग, यहाँ पर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम किस तरह से लिखे जाते हैं ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 16 के अंदर, ठीक है। तो ये एक अलग चैप्टर है, और इसी चैप्टर से जो है ना वो हम सेशन का स्टार्ट लेंगे सेकंड, चूँकि अभी हमारे पास बुक्स नहीं हैं, या जो भी जो स्टूडेंट्स हैं जो इस लेक्चर को सुन रहे होंगे उनके पास भी बुक्स की नहीं होगी, या वो टीचर जो इस लेक्चर को देख रहे हैं उनके पास भी बुक्स नहीं होंगी। तो बुक्स अगर मौजूद नहीं है तो उसमें क्या करना है कि किस तरह पढ़ाएं, अगस्त का सेशन किस तरह चलाएं विदाउट बुक। बच्चे परेशान होते हैं ना कि भाई कोचिंग जाके क्या फ़ायदा, तो जब बुक ही नहीं है तो क्या, आज बुक आएगा तो जाएंगे। तो लेकिन ये ऐसा चैप्टर है चैप्टर 16 जिसमें बुक नहीं चाहिए, ये विदाउट बुक जो है हो सकता है, टीचर भी पढ़ा सकते हैं, स्टूडेंट भी पढ़ा सकते हैं बिना किताब के। तो अगस्त में जो है ना तमाम कोचिंग सेंटर्स को चाहिए कि वो यही पढ़ाएं चैप्टर 16 नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बाकी बुक से ही पढ़ाया जाएगा चूँकि बुक जब आएगी तो तरीका है हर एक चीज़ का, बैठे नहीं रह सकते हाथ पे हाथ धरे, कुछ ना कुछ काम करना चाहिए इंसान को। चैप्टर 17 हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। चैप्टर 17 हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करेंगे, अल्केन्स अल्कीन्स अल्काइंस को। चैप्टर 7 हुआ करता था ये पहले, ये चैप्टर 17 में आया हुआ है। चैप्टर 18 है अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस, ये कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अल्काइल हैलाइड्स को स्टडी करेंगे, अमाइंस को स्टडी करेंगे। पुरानी बुक में चैप्टर 8 हुआ करता था, उसमें सिर्फ अल्काइल हैलाइड्स हुआ करते थे तो उनको पढ़ते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा थोड़ा सा पोर्शन इसके अंदर अमाइंस का डाला गया है। तो अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस ये दोनों हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। चैप्टर 19 है अल्कोहल्स फिनॉल एंड ईथर, ये 3 अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, एक अल्कोहल होता है, एक फिनॉल और ईथर, इनको पढ़ना होगा। ये चैप्टर 9 हुआ करता था पहले हमारा। चैप्टर 9 काफ़ी बड़ा चैप्टर हुआ करता था, उस चैप्टर 9 से 3 चैप्टर उन्होंने निकाले हैं, 19, 20, 21, ये तीनों मिलाकर पहले एक चैप्टर हुआ करता था चैप्टर 9 पुराने बुक में। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर के अलावा कार्बोनाइल कंपाउंड्स, जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है, 2 तरह के कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो जब हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक को तो आपको पता लगेगा ये चीज़ें क्या होती हैं, अभी तो आपकी नहीं समझ में आएंगी चीज़ें इतनी ज़्यादा इन सारी। तो ये पूरा चैप्टर का नाम है ये, तो उसके अंदर बहुत कुछ होगा। चैप्टर नंबर 21 है कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड जो फैटी एसिड्स होते हैं, बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं इसको, उनको पढ़ेंगे, और उनके डेरिवेटिव्स के कार्बोक्सिलिक एसिड से जो डेरिवेटिव्स निकाले जाते हैं, इनसे ड्राइव्ड कंपाउंड्स होते हैं। उसमें लाइक हमारे पास बहुत सारे होते हैं, एस्टर्स होते हैं, एसिड हैलाइड होते हैं, उसके अंदर एसिड एनहाइड्राइड्स होते हैं, इन सब अमाइड्स होते हैं, इनको पढ़ा जाएगा। तो ये चैप्टर 9 पहले चैप्टर 9 को 3 पार्ट्स में तोड़ा गया है, तो वो मैं यहाँ पर बता रहा था। तो अलग अलग चैप्टर 19, 20, 21 3 चैप्टर बनाए गए इससे। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ा पोर्शन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दिख रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चैप्टर सिर्फ ऑर्गेनिक के। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर जो होता है ना बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो डील करती है बेटा ज़्यादातर किसके साथ, मेमोराइजेशन के साथ। इसमें अक्सर जो है मेमोराइजेशन है। मेमोराइजेशन का मतलब इसमें याद करना होता है चीज़ों को, जस्ट लाइक बायोलॉजी होती है, ये याद करने की चीज़ें ज़्यादा हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर हमारे पास मेमोराइजेशन नहीं होती, उसके अंदर हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इसके अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होती है पूरी, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले फर्स्ट ईयर में जो केमिस्ट्री आपने पढ़ी होती है ना, वो कहलाती है फिजिकल केमिस्ट्री, वो काफ़ी आसान होती है। वहाँ पर आपको केमिस्ट्री के नाम पे फिजिक्स पढ़ाई जाती है फर्स्ट ईयर में। फिजिकल केमिस्ट्री इसी का नाम है, फिजिक्स से डील करने वाली केमिस्ट्री। तो उसमें लॉज एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, उसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलते हैं, उसमें आपको डेरिवेशंस भी मिलते हैं, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और वो केमिस्ट्री की ऐसे लग नहीं रही होती है 12 चैप्टर पढ़ के भी आपको लगता है कि आपने असल में फिजिक्स ही पढ़ी है। तो केमिस्ट्री को पढ़ के फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अच्छा हो रहा होता है, मतलब केमिस्ट्री ऐसी है फर्स्ट ईयर की, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये वो, इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये सब चीज़ें। तो कहने का मकसद है कि लाइक ये ऐसा होता है कि इसमें अंदर बेटा ये फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में
तो वो प्योर केमिस्ट्री नहीं होती है, वो एक मिलावट वाली केमिस्ट्री कह सकते हैं उसको हम। इसमें केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं मिलाकर। सेकेंडरी की जो केमिस्ट्री है ना, ये पूरी प्योर केमिस्ट्री है, इसमें फिजिक्स की मिलावट कहीं पर भी नहीं है। ये प्योर केमिस्ट्री है, और प्योर केमिस्ट्री मुश्किल होती है फिजिकल केमिस्ट्री से, क्योंकि उसके अंदर इक्वेशंस आएंगी सारी ना, जो हमने फर्स्ट में नहीं पढ़ी थी। इक्वेशंस वगैरह, इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशंस आपको गिवन होती थी, हर एक इक्वेशन इससे ज्योमेट्री का सवाल हो, चाहे कोई दूसरा लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल हो, इक्वेशंस गिवन हो। यहाँ पर इक्वेशन आपको बनानी पड़ती हैं, और यही पूरे साल आपको यही तो सीखना है इन तमाम चैप्टर्स के अंदर, सब इक्वेशन से स्टार्ट से एंड तक। तो ये चीज़ है, यही प्योर केमिस्ट्री कहलाती है, जो केमिस्ट्री को की असल जो हम कह सकते हैं ना शनाख्त है। अगर किसी से आप पूछोगे केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं किसी आम बंदे से, तो वो यही बताएगा केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, इक्वेशंस पढ़ते हैं, चीज़ों को कैसे बनाया जाता है ये पढ़ते हैं। लेकिन आपने फर्स्ट टाइम में से कुछ नहीं पढ़ा है जिसको दुनिया केमिस्ट्री कहती है। आप किसी को बोलेंगे हम ये सब पढ़ लेंगे, बोले ये कौन सी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ये कौन सी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में तो साबुन बनाते हैं, सर्फ बनाते हैं, सोडा बनाते हैं, तुम लोग क्या बनाना सीख रहे हो, सिर्फ न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल तो फिजिक्स वाले बनाते हैं, तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फिजिक्स ही है पूरी। ये है इसमें जिसमें देयर इज नो न्यूमेरिकल इन दीज 12 चैप्टर्स। यू कैन सी कि ये 12 चैप्टर्स के अंदर आपको न्यूमेरिकल कोई नहीं मिलेंगे ना, एक भी डेरिवेशन मिलेगी आपको। ये सारा का सारा थियोरेटिकल और कंसेप्चुअल बेस्ड है, इक्वेशन बेस्ड है, जिसको हम केमिस्ट्री कहते हैं असल हकीकी मायनों में, सही मायनों में। जो मुश्किल होती है तो वो यही चीज़ होती है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री हमेशा से आसान रही है, फिजिकल होती है वो, दैट्स वाई। इसीलिए कराची में बच्चों के सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में नंबर कम आते हैं और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में ज़्यादा आते हैं। हमेशा ये देखा गया कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में ज़्यादा होते हैं, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में अक्सर बच्चों के कम होते हैं, क्योंकि सबसे जो टफेस्ट पोर्शन होता है पूरे सेकेंड ईयर का वो केमिस्ट्री होता है, सारे सब्जेक्ट को उठा लो अगर इंजीनियरिंग के, मेडिकल के। तो सबसे मुश्किल केमिस्ट्री ही होती है सेकेंड ईयर में, चाहे बुक पुरानी हो चाहे बुक न्यू हो। लेकिन केमिस्ट्री जो कि सेकेंड ईयर की प्योर केमिस्ट्री है तो वो मुश्किल हो जाती है, चूँकि इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करना, मैकेनिज्म को समझना रिएक्शन के इतना आसान नहीं होता है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम इसको समझने के लिए, उसको कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। चैप्टर 22 पे जब आते हैं बेटा, चैप्टर 22 हमारे पास है, दिस इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। ये चैप्टर 10 हुआ करता था पहले हमारे पास पुरानी बुक में। बायोकेमिस्ट्री ये एक अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है पूरी, इसके ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं, ये अलग ब्रांच है। बायोकेमिस्ट्री किससे कहेंगे, दो ब्रांच को मिला दिया, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इनको मिलाने से जो ब्रांच बनी दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री। इसमें हम लोग पढ़ते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं, या हम जो फूड खाते हैं, जो कुछ खाना हम खाते हैं तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ना दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री। तो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं, जितने भी स्टूडेंट जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं प्री मेडिकल के, तो वो इसको पढ़े होते हैं पहले चैप्टर में ही, फर्स्ट ईयर की बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, है ना। तो वो यही है, पूरा बायोमोलिक्यूल्स है ये, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, वही सारी चीज़ें हैं। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है, ज़ूटाराइन किसे कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो मेडिकल वालों को तो पढ़ा हुआ है बायोलॉजी में, ये है कि उनको पढ़ना है, इंजीनियरिंग वालों को इन्होंने नहीं पढ़ा होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर 10 कहलाता है, और ये स्लाइटली बोरिंग चैप्टर होता है इंजीनियरिंग वालों के लिए ख़ास तौर पे, लाइक क्योंकि उनको जो है वो सिंपल सी बात, उनका बैकग्राउंड इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं बना होता। लेकिन बायोलॉजी तो घूमी इन चीज़ों के बीच में ही रही होती है, केमिस्ट्री के बीच में, और ठीक है। चैप्टर 23 उसके बाद आ जाएंगे, 23 है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये भी अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, जिसमें पढ़ते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम चीज़ों को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। ये चैप्टर 11 हुआ करता था बेटा पुरानी बुक में, अब ये जस्ट एक चैप्टर नंबर 23 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इसको हम कहते हैं, ठीक है बेटा। सनती कीमिया, जिसमें इंडस्ट्रीज़ में किस तरह से बनाया जाता है चीज़ों को, हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। 24 है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, माहौलियाती कीमिया। ये भी अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, आपने क्लास 9th में इसका पढ़ा होगा डेफिनेशन इसकी, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी थी 3 लाइन की, अभी पूरा चैप्टर के हाँ केमिस्ट्री हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट करती है। जैसे पॉल्यूशन होता है, एसिड रेन होता है हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूशन है, हवा में आलूदगी आ जाती है, फ़िज़ाई आलूदगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस की वजह से, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस की वजह से, तो वो किस तरह से होती है, वो किस तरह से हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही होती है, हमारे एनवायरनमेंट को किस तरह से नुकसान पहुँचा रही होती है, इसको हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। ये माहौलियाती कीमिया कहलाता है। इस तरह से 25 चैप्टर है, दिस इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री न्यू है, ये पुरानी बुक में नहीं था, ये चैप्टर न्यू बुक में डाला गया 2000, अभी जो इस साल जो बुक आई है 2023 में, ये पहली बार सेकेंड ईयर में ऐसा कुछ चैप्टर आया है जिसको कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री।
वरना बाकी सब में मैंने ब्रैकेट में कोई ना कोई चैप्टर डाला है जिसे लिंक कर रहा है, ये कहीं से लिंक नहीं करता है, ये पूरा चैप्टर ही नहीं है। इस तरह से स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी ये एक न्यू चैप्टर है। ये भी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी एक अलग ब्रांच है जिसको कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एक ब्रांच आपने ये भी पढ़ा होगा 9th क्लास में, रट्टा मारा होगा, कुछ भी किया होगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसमें एनालिसिस करते हैं हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव सब्सटेंसेस की। तो जो एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है उसके अंदर एनालाइज किया जाता है, जैसे ये मार्कर है, अब ये मार्कर जो है वो किसी न चीज़ से मिलकर बना हुआ है, मुख्तलिफ एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर, उसका पता लगाने के लिए कि ये मार्कर किन किन एलिमेंट्स से मिलकर बना है, ये हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री यूज़ करते हैं इसके लिए। और एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे मेथड्स होते हैं हमारे पास, उसमें हम लोग बहुत सारे मेथड यूज़ करते हैं। उसके अंदर हम लोग जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी भी यूज़ करते हैं, क्रोमेटोग्राफी भी यूज़ कर सकते हैं, क्रिस्टलोग्राफी भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो ये चैप्टर जो है ना वो सारे मेथड पर नहीं है, सिर्फ स्पेक्ट्रोस्कोपी पर है। स्पेक्ट्रा की मदद से जो है वो बताना एलिमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से एलिमेंट्स से ये कंपाउंड बना हुआ है। तो नमक है, नमक में जाहिर सी बात है नमक के एक दाने के ऊपर तो नहीं लिखा होता कि NaCl के इसमें सोडियम और क्लोरीन है, उसको चेक करना पड़ता है स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए कि नमक में सोडियम और क्लोरीन कैसे है। इसके लिए हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी के मेथड्स होते हैं, जैसे UV स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR होती है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और ये बिल्कुल एक न्यू चीज़ है। ये चीज़ें हमारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में जाकर पढ़ा करते थे, वो BS केमिस्ट्री किया करते थे। जो BS केमिस्ट्री करते हैं, जिसको हम MSc केमिस्ट्री कहते हैं, प्योर केमिस्ट्री में, वो लोग पढ़ते थे इसको, स्पेक्ट्रोस्कोपी को। लेकिन इस चीज़ को अब यूनिवर्सिटी लेवल से उठाकर इंटर लेवल में डाला गया सेकेंड ईयर में। मतलब आप यूनिवर्सिटी जाने से पहले आप इस चीज़ को पढ़ चुके होंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, UV IR। इससे क्या होगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ने में आपको आसानी हो जाएगी, सिंपल सी बात। अगर केमिस्ट्री रिलेटेड फील्ड के अंदर अगर आप जुड़े रहे तो। अगर कोई बच्चा अगर आगे जाकर फिर इंजीनियरिंग का है और आगे जाकर वो कंप्यूटर साइंसेस की तरफ जाना चाहता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहता है, तो उसको तो फिर ये काम नहीं आने वाला कुछ भी इसमें से। तो केमिस्ट्री ज़्यादातर लिंक करता है बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट से, लाइक जो डॉक्टर बनेंगे, डेंटिस्ट बनेंगे, या फार्मासिस्ट बनेंगे, या फिजियोथेरापिस्ट बनेंगे, जोलॉजिस्ट बॉटनिस्ट बनेंगे, उनके तो काम आएगी। या आप केमिस्ट बनेंगे, लेकिन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे उनके काम नहीं आएगी। या मैकेनिकल इंजीनियर के इतने को काम नहीं आएगी, सिंपल। हाँ, केमिकल इंजीनियर से काम आएगी। तो ये इस तरह के फील्ड्स केमिस्ट्री आपको पता है इन चीज़ों से जुड़ती है। तो ये वैसे मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी आपको बेटा कि लाइक जो हमारी बुक चेंज होने वाली है, थॉरोली मैंने बता दी उसमें क्या कुछ होगा जो सितंबर में बुक आएगी आपके पास है। चैप्टर्स कौन से होंगे, उसमें मटेरियल क्या क्या होगा। तो ये अक्सर बच्चे इसके बारे में नहीं जानते, तभी मैंने वीडियो भी बना दी है ताकि जो स्टूडेंट्स नहीं जानते वो जान सकें कि कौन सी न्यू बुक आने वाली है जिसके बारे में चर्चा हो रहा है केमिस्ट्री के सेकेंड ईयर के।